So we were discussing the conditions for gains to be charged as capital gain और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था क्योंकि जो कंडीशंस थी हमारी वो थी कि द गेन शुड अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट एंड सच एसेट शुड बी अ कैपिटल एसेट। तो हमने फर्स्ट कंडीशन में डिस्कस किया था कि कैपिटल एसेट्स होती क्या है जो कि अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अंडर थी। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस में जो वर्ड है दैट इज ट्रांसफर, क्योंकि जब तक हमें कैपिटल एसेट का नॉलेज हो गया, लेकिन जब तक हमें ट्रांसफर का नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो हम ट्रांसफर को क्या समझते थे, सेल करना समझते हैं ट्रांसफर। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कैपिटल गेन के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक लेमैन ट्रांसफर बोलता है, सेल बोलता है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल और टेक्निकल पर्सन हु इज हैविंग ए नॉलेज ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नेवर सेज सेल बट इट ऑलवेज कॉल इट एज ए ट्रांसफर। तो आज हम बात करेंगे द मीनिंग ऑफ द ट्रांसफर। ओके, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसफर अंडर द हेड ऑफ द कैपिटल गेन। देखिए, मान लीजिए कि ये एक मालिक है, किसका, कैपिटल एसेट का मालिक है, और अगर ये देयर इज अनदर पर्सन, मान लीजिए आप हैं, और वो आपको जो है कैपिटल एसेट का यूज करने के लिए दे रहा है कि लो जी मेरी कैपिटल एसेट का यूज कर लीजिएगा। तो ये जो यूज ऑफ कैपिटल एसेट है उसको ट्रांसफर नहीं मानते, क्योंकि कई बार हम लेमैन क्या कहता है कि अच्छा थोड़े दिन के लिए मुझे इस कैपिटल एसेट का यूज करने दे। जब आपने उस कैपिटल एसेट को ले लिया तो क्या वो ट्रांसफर हो गया? नहीं। तो इसलिए इस कंसेप्ट को, जो आपके माइंड में एक मिसकंसेप्शन होती है, उसको मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई कैपिटल एसेट का मालिक है और वो अपनी एसेट का यूज करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को दे देता है, तो दैट इज नॉट ए ट्रांसफर, राइट। सो अलाउइंग यूज ऑफ कैपिटल एसेट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। फिर ट्रांसफर क्या होती है? अब ये मालिक है, जब वो उसका ऑनरशिप ट्रांसफर कर देता है, मान लीजिए आपको जो है उसका ऑनर बना देता है आपको, तो इट मीन्स ट्रांसफर का मतलब है कि ऑनरशिप और कैपिटल एसेट, किस चीज की ऑनरशिप? कैपिटल एसेट की। कैपिटल एसेट का अब आप मालिक बन गए, तो इट मीन्स कि जो कैपिटल एसेट है उसका जो मालिक है उसने अपना जो ऑनरशिप है या राइट्स जो थे वो कैपिटल एसेट के, वो किसको ट्रांसफर कर दिए? मान लीजिए आपको ट्रांसफर कर दिए, और उसको हम ट्रांसफर की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। और जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो उसके ऊपर अगर आपको कोई गेन होता है या लॉस होता है, वो कहां टैक्सेबल होगा? उसको हम कैपिटल गेन बोलेंगे या लॉस बोलेंगे, जिसके ऊपर कैपिटल गेन के हेड के अंदर जो है वो टैक्स लेवी किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहां तक अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये कैपिटल एसेट का मालिक अब कोई दूसरा पर्सन हो जाएगा। अब वो कैसे होता है? तो ट्रांसफर जो डेफिनेशन दी गई है दैट इज अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 के अंदर दी है इनकम टैक्स एक्ट में, और वो जो डेफिनेशन है दैट इज ए इंक्लूसिव डेफिनेशन। अच्छा, अब जो इंक्लूसिव डेफिनेशन में तो ये होता है कि ट्रांसफर इंक्लूड्स, लेकिन यहां पे मैं आपसे बात कर लेता हूं, एक जनरल मीनिंग जो मैं बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि ट्रांसफर का जो जनरल मीनिंग आपने किसमें इंक्लूड करना है वो है, एक तो है ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। अगर पार्टीज ही एग्री कर जाती हैं तो उस केस में लॉ जो है इन्वॉल्व नहीं होता। जब लॉ इन्वॉल्व नहीं होता तो इट मीन्स दैट कैन आल्सो बी ट्रीटेड हियर एज ए ट्रांसफर, दैट इज द ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। और दूसरा है ट्रांसफर बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ, जहां पे लॉ ने ही आपको बता दिया कि नहीं इट शुड बी ट्रांसफर, तो आपको वो इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। तो ये दो बातें आपने माइंड में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि दिस इज ओनली द ट्रांसफर बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ, दिस कैन आल्सो बी ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज आल्सो। तो जैसे मैंने कहा कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन, तो इसके अलावा हमें ये भी माइंड में रखना पड़ेगा। तो व्हाट आर द ट्रांसफर इंक्लूड्स? तो ट्रांसफर, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन है तो इंक्लूड्स वर्ड आएगा। तो पहली टर्म मैं ले रहा हूं आपसे कि सेल ऑफ द कैपिटल एसेट, सेल ऑफ कैपिटल एसेट। तो सिंपल सी बात है, आप जानते ही हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा हुआ है, उसके अंदर आपने यहां पे क्या है कि आपने एसेट को ट्रांसफर किया, एसेट को सेल किया,
और उसके बदले में आपने क्या ले लिया, मनी ले लिया, तो उसको आप क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास मशीन है, मशीन को जो है आपने 10,000 रुपए में बेच दिया, तो क्या हो गया जी, मशीन इधर चली गई और मनी इधर चला गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। और जो सेल ऑफ द कैपिटल एसेट है दैट इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रांसफर है दिस इज अ बिग अम्ब्रेला, और जिसमें एक सेल जो है एक छोटा सा पार्ट है। इसलिए मैं आपको क्या बोलता था कि सेल बहुत छोटा वर्ड है, ट्रांसफर एक बहुत वाइडर टर्म है। ठीक है जी। तो दिस इज एन अम्ब्रेला जिसके अंदर जो है ये ट्रांसफर के अंदर ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो पहला वर्ड क्या था, ये सेल। इसका मतलब अगर आप सेल करते हैं तो उसको भी ट्रांसफर माना जाता है। उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ द कैपिटल एसेट। अब यहां पे क्या हो गया, ये इसने बोला कि मशीन और इसने बोला लैंड, तो क्या हो गया जी, एसेट, मशीन इधर चली गई, लैंड इधर आ गई, तो क्या हो गया, एसेट के बदले में एसेट, लेकिन अदर देन मनी, मतलब यहां मनी इन्वॉल्व नहीं होगा। जब मनी इन्वॉल्व नहीं होगा तो, और ये क्या है, अब ये mutually when the one person is agrees to transfer one asset to another person and other person is also interested to or agree to transfer that particular asset to the first party, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सचेंज ऑफ द कैपिटल एसेट। बट मनी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो एसेट के बदले में एसेट, सो अदर देन मनी इसलिए लिखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट। तो इसका मतलब एक्सचेंज भी इस अम्ब्रेले का पार्ट हो गया। सो और अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो उसको भी हम ट्रांसफर मानेंगे। उसके बाद आता है हमारा रिलिक्विशमेंट। अब ये रिलिक्विशमेंट क्या चीज होती है वो भी हम आपसे बात कर रहे हैं। रिलिक्विशमेंट होता है वॉलंटरली गिविंग अप इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। आप मतलब आप अपनी इच्छा से जो है, आपके ऊपर वो कंपल्शन नहीं है, आपके ऊपर कोई लॉ नहीं है, इन्फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन आप अपनी इच्छा से जो है किसी दूसरे पर्सन को जो है अपनी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हम रिलिक्विशमेंट बोलते हैं। यानी कि सिंपल सी बात अगर आप मैं बोलूं, withdraws himself from property and abandons his right thereto, और अपना राइट भी छोड़ देता है। abandons का मतलब छोड़ देना, सरेंडर कर देना प्रॉपर्टी में, लेकिन प्रॉपर्टी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। ये जरा ध्यान रखना, उसने राइट छोड़ा लेकिन प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगी। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूं, ये मान लीजिए फर्म है। अब फर्म किससे बनती है सर, पार्टनर से बनती है। जब ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर, मान लो ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, और ये ABC लिमिटेड करके जो है एक फर्म चला रहे हैं। ठीक है। अब इनके पास मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टी में मतलब कोई कैपिटल एसेट है जिसमें ए का राइट भी है, उसमें बी का राइट भी है, उसमें सी का राइट भी है। लेकिन ए ने क्या कहा कि कहता मैं इस अपने राइट को रिलिक्विश कर रहा हूं इन फेवर ऑफ फर्म। फर्म का मतलब अदर पर्संस। फर्म में रहेगी लेकिन एसेट क्या रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इसने क्या किया, अपनी ऑनरशिप छोड़ दी। उसको क्या बोलते हैं, रिलिक्विशमेंट बोलते हैं। अगर ऐसा भी वर्ड है तो उसको भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर। मान लीजिए ए ने कहा कि मैं इन फेवर ऑफ फर्म जो है, अब मैं इस कैपिटल एसेट में कोई राइट नहीं रखता हूं, मैं इसका मालिकाना हक जो है मैं नहीं रखता हूं। तो अब मालिक कौन रह जाएगा, सिर्फ बी और सी रह जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, ए हैज रिलिक्विश्ड, विड्रॉज हिमसेल्फ, अबंडन हिज राइट। किसकी फेवर में कर दिया उसने, इन फेवर ऑफ अनदर। और अनदर कौन है, बी और सी, क्योंकि बी और सी ही अब फर्म के मेंबर्स है। तो ये मेंबर तो है लेकिन उस प्रॉपर्टी में उसने अपना राइट छोड़ दिया, तो प्रॉपर्टी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। मान लीजिए मशीनरी है, अब वो मशीनरी में उसने कहा कि नहीं मैं इसमें कोई क्लेम नहीं रखूंगा, तो अब क्या हो गया, फर्म की फेवर में कर दिया, लेकिन अब फर्म में जो है सिर्फ इन बी और सी की फेवर में उसने कर, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलिक्विशमेंट बोलते हैं। उसके बाद है एक्सटिंग्विशमेंट। तो इसका मतलब कि रिलिक्विशमेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रांसफर। अगर ऐसा इंस्टांस होता है तो वो भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। उसके बाद है हमारा एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट होता है एंड, स्टॉप कर देना, यानी कि एंड टू द ऑनर्स राइट टू एनी एसेट। ठीक है। अब किसी एसेट में अगर उसका राइट है तो अब इसमें प्रॉपर्टी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट नहीं होती। फिर जैसे मान लीजिए कि शेयर, हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा था, ठीक है जी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम कि जब लाइबिलिटीज, जब एसेट्स रिड्यूस की जाती हैं तो लाइबिलिटीज भी रिड्यूस करनी पड़ती हैं। अब लाइबिलिटीज में क्या है कि मान लीजिए शेयर होल्डर का फेस वैल्यू ऑफ द शेयर कितना है, 10 रुपए। अब उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स का जो क्लेम है वो 10 रुपए तक, कंपनी उनसे 10 रुपए
या लेकिन उसने क्या किया कर दिया कि अब जो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है उसको रिड्यूस कर दिया 8 रुपीज तक, 8 रुपीज। तो फेस वैल्यू में उसने अब क्या हुआ, जो भी उसके राइट्स हैं, ऑनर्स के राइट हैं, वो सिर्फ कितने रह गए, 8 रुपए तक रखे जितने भी एसेट्स हैं। 2 रुपए से उसने क्या कर दिया, फेस वैल्यू को रिड्यूस कर दिया, तो ये एंड हो गया, स्टॉप हो गया। अब वो क्लेम नहीं कर सकता, वो सिर्फ 8 रुपए तक ही क्लेम कर सकता है, 10 रुपए का क्लेम नहीं कर सकता। इसका राइट जो है वो 8 रुपए तक, वोटिंग राइट 8 रुपए। इस तरह से क्या है कि उसको क्या बोलते हैं, एक्सटिंग्विशमेंट बोलते हैं। तभी मैंने लिखा है रिडक्शन इन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एक्सटिंग्विशमेंट। शेयर तो रहेगा लेकिन राइट कम हो गया, फेस वैल्यू। तो उसके बाद है हमारा कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट अंडर लॉ। जैसे मान लीजिए कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आगे इनके रेफरेंसेस आएंगे इसलिए आपको जो बेस है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है यहां पे, क्योंकि आगे की थ्योरी इसी के ऊपर बेस्ड है। मान लीजिए कैपिटल एसेट का मालिक है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि देखो भाई ये आप कैपिटल एसेट का मतलब, ये मान लीजिए कि ये आपकी लैंड है, लेकिन इस लैंड से जो है अब रेलवे निकलेगी या मेट्रो लाइन निकलने वाली है। अब जब मेट्रो लाइन निकलेगी तो लैंड जो है वो आपकी अक्वायर करनी पड़ेगी। जब तो लेकिन उसके लिए क्या करेगा, गवर्नमेंट जो है आपको एक नोटिस इशू करेगा, नीचे लिखेगा सरकार की आपकी जमीन की जरूरत हमें है, और गवर्नमेंट ने उसको कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, जबरदस्ती आपसे एक्वायर किया, लेकिन अंडर एनी लॉ कर लिया, और उसके बदले में आपको क्या दे दिया, कंपनसेशन। जो लैंड ले ली लेकिन उसके बदले में कॉम्पनसेशन दे दिया, उसको क्या बोलते हैं, कंपल्सरी एक्विजिशन। मान लीजिए आपकी लैंड है और या आपका बिजनेस है, अब उस बिजनेस में जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पे एक बस स्टैंड बनना है। अब बस स्टैंड गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा उस जगह के ऊपर, और उसके जगह पे क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो वो जो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा तो उसको हम बोलते हैं कंपल्सरी एक्विजिशन के अगेंस्ट जो है वो कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स अंडर एनी लॉ। तो उसको भी क्या माना जाता है, ट्रांसफर माना जाता है। अगर ट्रांसफर माना जाता है इसका मतलब कैपिटल गेन या लॉस होगा, राइट। अच्छा, उसके बाद एक और टेक्निकल है, कन्वर्शन इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जो आपका स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड है, उसको अगर आप कैपिटल एसेट में ट्रांसफर कर देते हैं तो वो भी उसको बोलते हैं कन्वर्शन ऑफ द कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मान लो ये आप मिस्टर ए है, ए क्या करता है कि प्राइवेट ट्रेडिंग करता है, शेयर्स को बेचता है, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है। अब उसको लग रहा है कि मैं क्यों ना इस प्रोफेशन को अप्लाई कर लूं, मैं इसमें बिजनेस क्यों नहीं कर लूं, मैं प्राइवेट ट्रेडिंग क्यों करूं, ठीक है जी। अब जब वो प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है जी, तो वो उसके पास एक तरह से क्या था, इन्वेस्टर था, वो तो कैपिटल एसेट मानी गई। लेकिन जब उसने उसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया कि अब उसने कह दिया कि मैं तो धंधा ही करूंगा, लोगों के भी शेयर्स बेचूंगा, खरीदूंगा, बेचूंगा, खरीदूंगा, सबका एक, तो उसने क्या कर दिया कि ये जो शेयर्स हैं वो कहां ट्रांसफर कर दिए, अपने धंधे में। तो वो क्या बन गया, बिजनेस और प्रोफेशन बन गया, प्रोफेशन बन गया। तो ये जो कैपिटल एसेट है उसकी शेयर्स, वो किस में कन्वर्ट हो गई, स्टॉक इन ट्रेड में। तो कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। पहले उसके वो प्राइवेट शेयर्स थे, ट्रेडिंग करता था, वो कैपिटल एसेट थी, लेकिन जैसे ही उसने उसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, अब उसने धंधा शुरू कर दिया, तो दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। उसी तरह से मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए का पास अपना मान लीजिए 2 घर है। अब वो क्या करता था, प्राइवेटली एक जगह घर बेचता था, खरीदता था, फिर बेच देता था, फिर खरीदता था, बेच देता था। लेकिन उसने सोचा कि देखो उसमें फायदा हो रहा, तो उसने क्या कर दिया कि क्यों ना रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया जाए। अब मान लो उसके पास 2 घर है, वो 2 घर जो है अभी तक क्या थे, उसके पास कैपिटल एसेट थे, लेकिन अब उसने क्या कर दिया कि अब उसका धंधा शुरू कर दिया। तो अब उसके पास ये जो अपने प्रॉपर्टी थी उसको भी किसमें डाल दिया, बिजनेस में। जब बिजनेस में डाल दिया तो स्टॉक इन ट्रेड कर दिया। अब स्टॉक इन ट्रेड को बेचेगा तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जो है वो टैक्सेबल होता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर कैपिटल एसेट आ जाती है तो कहां आ जाता है, कैपिटल गेन में आ जाता है। तो इसलिए क्या है, जब कैपिटल गेन को, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देगा तो उसको भी क्या माना जाता है, ट्रांसफर माना जाता है। जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये 2 आगे जो है जाकर के एक्सेप्शंस बनती हैं, इसलिए मैं आपसे इनको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद है मैच्योरिटी एंड रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। सर ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, कूपन, अरे जीरो कूपन बॉन्ड जो है
इसका मतलब है ये जीरो लगी है तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट इज जीरो। सर अगर बॉन्ड के साथ जीरो, डिवेंचर के साथ मान लीजिए यहाँ 1 लगता तो 1% होता है, यहाँ जीरो लगाया तो 0% है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0%। फिर कौन खरीदेगा इसको? बिल्कुल आपने सही कहा। इसका मतलब क्या होता है कि अब अगर 100 रुपए का शेयर डिवेंचर है मान लो या बॉन्ड है, तो आपको वो कम प्राइस के ऊपर वो बिक रहा होगा। इसका मतलब आपने 91 रुपीज में वो खरीद लिया। जैसे वो मैच्योरिटी होगी, मान लो 2 साल की मैच्योरिटी है, तो 2 साल के बाद आपको कितने मिल जाएंगे? 100 रुपीज। तो 9 रुपीज आपका क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन। तो अब देखो इंटरेस्ट तो नहीं मिला ना, लेकिन 91 का आपको कितने में बिक गया? वो 100 में। तो 9 रुपीज विल बी ट्रीटेड हियर एज ए कैपिटल गेन। क्यों करेंगे? क्योंकि ये कौन सी डेफिनेशन में आ रहा है? ट्रांसफर के, ये जो अम्ब्रेला था हमारा, इसके अंदर आ रहा है। देन ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट 1882 याद है आपको? पहले भी मैंने डिस्कस किया प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में, कि जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप या तो आप घर, मान लो घर है, या तो आप उसकी पोजीशन हाउस प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, या तो आप घर की पोजीशन ले लो, या फिर 2 बातें होती हैं, 2 कंडीशन होती हैं, पोजीशन और साथ में पेमेंट। अगर आपने पोजीशन ले ली और पेमेंट को कहा कि मैं कुछ ले लो और बाकी मैं इंस्टॉलमेंट्स में देता हूं, लिख के देता हूं, तो उस केस में आपको ऑनर माना जाता है। तो उसी तरह से जो है पोजेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट ट्रांसफर, लेकिन वो टीपीए के अंडर आ रहा है, तो देन इट इज टू बी ट्रीटेड हियर एज ए ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है ट्रांसफर एनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। कैसे? बाई वे ऑफ बिकमिंग ए मेंबर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ द पर्सन। जैसे मान लो कि एक ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई गई है वो एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसने क्या किया? एक घर जो था वो किसको बेच दिया? मिस्टर ए को बेच दिया। ठीक है। और मिस्टर ए ने जो है वो फर्दर किसको बेच दिया? मिस्टर बी को बेच दिया। तो जब ए ने बी को बेचा तो क्या ये ट्रांसफर मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तो हम क्या देखेंगे कि मिस्टर ए, अगर तो मिस्टर ए क्या है? मेंबर है, देन इट इज टू बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट। ठीक है। तो ट्रांसफर एनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ये इसको प्रॉपर्टी क्यों मिली? एज ए मेंबर। क्योंकि नॉन मेंबर को कई बार वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। उसी तरह से कई बार आपको ऑब्लिगेशन होते हैं एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी। तो तभी मैं कह रहा हूं ट्रांसफर एनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। कैसे? या तो आप उसके मेंबर बन जाएं, किसके? कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कंपनी के, एसोसिएशन पर्सन के, तब जाकर के आपकी इसकी एंटाइटलमेंट होती है। तो ये क्या मानी जाएगी? ट्रांसफर। अदरवाइज ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। तो अगर मेंबर होगा तो ट्रांसफर, अगर मेंबर नहीं होगा तो इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड हियर एज ए ट्रांसफर ऑफ दैट कैपिटल एसेट। अब मुझे लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो गया है कि ये जो है वो ट्रांसफर किसको माना जाता है और ट्रांसफर किसको नहीं माना जाता। तो अब हमें जब ये बात होगी तो एक और डाउट हमारे पास आ रहा है, सर कुछ ऐसी भी बताओ कि जो हमें जिसका बहुत कंफ्यूजन है, और द ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट। क्योंकि आपने एक, जब हम स्टार्टिंग में प्रोविजंस डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने कहा था कि जी सेक्शन 45 में चार्जेबिलिटी और सेक्शन 47 में है ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो वो भी बताइए। इसमें 46 भी कवर हो जाता है और 47 भी कवर हो जाता है। चलिए अब उसकी बात भी करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर? मैंने आपसे डेट ऑफ ट्रांसफर पहले भी डिस्कस करी है, लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस मैं यहां पे क्यों बताना चाहता हूं। देखिए, कैपिटल गेन इज चार्जेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टेक्स प्लेस। आपको पता है कि जिस डेट को वो ट्रांसफर की गई, उस डेट को वो किस प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है और उससे नेक्स्ट ईयर में उसके ऊपर टैक्स लगता है। बिल्कुल, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। जिस दिन हम पहला जो हमारा पहला लेक्चर जो था, उसी दिन हमने ये बातें डिस्कस कर ली थी, जिसको कि हमने किसके अंदर पढ़ा था? ये पढ़ा था ट्रीटेड एज इनकम, टैक्सेबिलिटी इन द
असेसमेंट ईयर, ये बातें करी थी हमने, आपको डिटेल में बातें करी थी। ये देखिए ट्रांसफर टेक्स प्लेस, अब आपको पता हो गया। लेकिन इस टर्म की दो एक्सेप्शंस हैं, वो मैंने वहां इसलिए नहीं डिस्कस करी क्योंकि आपको टेक्निकली पता ही नहीं था पहले कि क्या होता है। कौन से एक्सेप्शंस हैं वो मैं बताऊं। एक है कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अभी बात करी मैंने आपसे, और दूसरा है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट। बस ये दो माइंड में रखना क्योंकि एग्जामिनर जो है आपकी यहाँ की नॉलेज चेक करता है और ये न्यूमेरिकल में उसने पुट किया होता है और आगे इसकी और रेलेवेंस आएगी, तो वहां पे जरा ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ लेट अस मूव ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47 और 46 का एक क्लॉज जो है इसमें इन्वॉल्व है, एक सेक्शन इन्वॉल्व है। तो मैंने कहा ट्रांसफर इज नॉट लाइबल फॉर कैपिटल गेन। तो दो होते हैं, एक ट्रांसफर होता है, एक ट्रांसफरी होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। ये देखिए, ये ट्रांसफर, ये ट्रांसफरी, टेक्निकल टर्म्स। तो यहां पे ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, अदरवाइज हम इससे पहले क्या कर रहे थे, ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल था क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहा था, दूसरा उसको ले रहा था और जो ट्रांसफर कर रहा था उसको गेन या लॉस हो रहा था। ओके, तो सबसे पहले कर रहा हूं मैं ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी किसके हाथ में, एंड कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर द ट्रांजेक्शन नॉट टू बी लाइबल टू कैपिटल गेन, जिसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं होगा और वो कौन कौन सी कंडीशन जो उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, वो हमने दो बातों को हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो पहला मैं आपसे बात कर रहा हूं, ट्रांसफर शुड बी मेड बाय द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑन इट्स टोटल और पार्शियल पार्टीशन। याद है आपको, हमने एग्जम्पशन में पढ़ा था, और वो एग्जम्पशन में क्या था कि सर ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ए, बी और सी जो है वो उसके मेंबर को पार्टनर्स बन जाते हैं। ये अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपस में मान लीजिए कि रियल इस्टेट है, प्रॉपर्टी है, उसकी पार्टीशन होता है, और पार्टीशन में कुछ प्रॉपर्टी ए को चली जाती है, कुछ बी को चली जाती है, कुछ सी को चली जाती है। तो उस केस में अब ये इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड हियर एज ए ट्रांसफर। तो जब ट्रांसफर नहीं है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्योंकि यहां तो कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, इट इज नॉट ए सेल, इट इज नॉट एक्सचेंज, इट इज नॉट ए रिलिक्विशमेंट, इट इज नॉट एक्सटिंग्विशमेंट, इट इज नॉट अ कन्वर्शन, इट इज नॉट ए कंपल्सरी एक्विजिशन, जितने भी हमने पढ़ी। अगर नहीं है तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट। तो क्लियर होगी ये बात यहां पे। ओके, सर पहले भी पढ़ी थी। तो क्या कंडीशन है, ट्रांजैक्शन शुड बी अंडरटेकन बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल एसेट। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, सब मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो जो फैमिली मेंबर्स थे। तो दिस इज नॉट सेक्शन 47 क्लॉज 1। दूसरा है ट्रांसफर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं एक, क्योंकि जब से हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस ग्लोबलाइजेशन हुई है, तब से बहुत सारी कंपनी दूसरी कंट्री में जो है वो कैसे एंटर कर रही हैं, बाय ओपनिंग देयर सब्सिडरी कंपनीज। तो मान लीजिए कि होल्डिंग कंपनी जो है, ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी कैसे बनती है, उसकी कंडीशंस हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं कि ये सब्सिडरी यहां इसलिए बन रही है, मान लीजिए कि 51% से जो ऊपर के शेयर होते हैं, उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो किसके पास है, होल्डिंग कंपनी के पास। मान लीजिए एक्स कंपनी है, उसने ए कंपनी जो है खोल रखी है, लेकिन उसमें उसके जो शेयर्स हैं वो 51% से ज्यादा हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 लाख रुपए की कैपिटल है, उसमें से 6 लाख की कैपिटल जो है वो एक्स ने लगा रखी है। तो जब 6 लाख की लगा रखी है तो इसका मतलब 60% शेयर हो गया। जब 60% शेयर है तो इसका मतलब इसको, इन दोनों के बीच कंपनी का रिलेशनशिप जो है वो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का होगा। अब जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कुछ एसेट्स ट्रांसफर कर रही है, कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है, बात समझ आ गई। तो इसकी कंडीशन मैं बताता हूं कि यहां पे जो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के बीच का जो रिलेशनशिप है, वहां जो ऑनरशिप है वो 51% वाले नहीं चलेगी, वहां चलेगी 100%। इसका मतलब 10 लाख किसके द्वारा लगाया जाना चाहिए, होल्डिंग कंपनी के द्वारा। ट्रांसफर शुड बी मेड बाय ए कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। ठीक हो गया जी, अब समझ आ गई सब्सिडरी। वैसे भी हमारा चैप्टर भी होल्डिंग कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में है, वहां हम इसको चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद भी आपको क्लियर होगा, लेकिन हो गया होगा। होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं। तो पेरेंट कंपनी शुड होल्ड द होल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए।
जो मैंने अभी आपको बताई। होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं। पेरेंट कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर होने चाहिए? 100% शेयर कैपिटल इसी के द्वारा लगाई होनी चाहिए। दूसरा आउटसाइडर होना नहीं चाहिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है? सब्सिडरी कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंपनी होगी तो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। ठीक है जी, तो ये सबसेक्शन 4 है। उसके बाद आ जाइए, ट्रांसफर शुड बी मेड बाय ए सब्सिडरी कंपनी टू इट्स होल्डिंग कंपनी। अब क्या आ गया जी? अब उल्टा आ गया। पहले होल्डिंग ने ट्रांसफर करी थी, अब सब्सिडरी किसको कर रही है? होल्डिंग को कर रही है। ट्रांसफर शुड बी मेड बाय द सब्सिडरी कंपनी टू इट्स होल्डिंग कंपनी। तो यहां ट्रांसफर अब सब्सिडरी है और ट्रांसफर मेरा होल्डिंग कंपनी है। उल्टा हो गया। सेक्शन 47 सबसेक्शन 5। तो इसमें क्या होगा? होल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी शुड बी हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, यानी कि 100% शेयर, एंड होल्डिंग कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी। लो, सेम है, लेकिन बस यही है कि होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी, यहां पे सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। देन ट्रांसफर शुड बी मेड बाय द अमलगामेटिंग कंपनी टू अमलगामेटेड कंपनी। ये भी चेक करता है आपको एग्जामिनर। और अमलगामेशन हमने मर्जर एक्विजिशन डिस्कस कर रखा है। तो कंडीशन क्या है? ट्रांसफर शुड बी मेड इन ए स्कीम ऑफ अमलगामेशन। ठीक है जी। एंड अमलगामेटेड कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी। अगर ये दो कंडीशन पूरी हो गई तो ये भी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। डिटेल में हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में डिस्कस किया है। अगर किसी को डाउट है तो वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्लेलिस्ट में जाकर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आप अमलगामेशन के अंडर जो है वो वीडियो लेक्चर्स देख सकता है। ट्रांसफर शुड बी मेड बाय ए डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी। तो एक होती है मर्जिंग और एक होती है डीमर्जर। बिल्कुल, क्या होता है मर्जर? ये जी ए बी सी कंपनी है और ये तीनों इकट्ठी होकर के एक डी कंपनी बन जाती है। क्या बन गई जी? मर्ज हो गए। लेकिन सर डी मर्ज क्या होता है? भाई डी कंपनी से 3 कंपनीज बन गई। जैसे रिलायंस एक ही कंपनी होती थी, फिर उसको हम डी मर्ज बोलते हैं। उससे जो है ए बी सी बन गई। ये रिजल्टिंग कंपनी है। दीज आर द रिजल्टिंग कंपनीज। और यहां पे डी वाज द रिजल्टिंग कंपनी। तो यहां पे हमारे पास क्या है? ट्रांसफर शुड बी मेड बाय ए डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी। ट्रांसफर शुड बी मेड इन अ डीमर्जर, ओके, एंड द रिजल्टिंग कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी। लो जी, तो रिजल्टिंग कंपनीज यहां पे क्या होनी चाहिए? ये देखिए, ये कंपनी जो क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनीज। तो ये भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सेक्शन 47 सबसेक्शन 6B के अंदर है। ट्रांसफर शुड बी मेड बाय द रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी। लो जी, अब क्या हो गया जी? यहां पे ये जो हमारे पास रिजल्टिंग कंपनी है, इसने जो है डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर में शुड बी, उसने क्या किया? इनको जो है वो इशू शेयर कर दिया, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम शेयर होल्डर्स बने रहेंगे। ये देखो, ये थी रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्ट कंपनी, ये जो शेयर होल्डर है, मान लो डी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, वो किसके शेयर होल्डर बनना चाहते हैं? ए कंपनी के शेयर होल्डर ही बनना चाहते हैं। तो वो तो तभी बनेंगे जब ए कंपनी इस शेयर को क्या करेगी? इशू करेगी। इन डी कंपनी के शेयर होल्डर को शेयर्स इशू करेगी। ठीक है जी। जो शेयर इशू किए जाते हैं उसी को हम यहां पे ट्रांसफर बोल रहे हैं। तो ट्रांसफर शुड बी मेड बाय द रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी। ठीक है जी। सेक्शन 47 6D कंसेप्ट क्लियर है। ट्रांसफर, और मैंने आपकी सुविधा के लिए क्या लिख दिया? इशू ऑफ शेयर शुड बी मेड बाय द रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी। ठीक है जी, ये भी समझ आ गया। इशू शुड बी मेड इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर, बिल्कुल है। एंड इशू शुड बी मेड इन कंसिडरेशन ऑफ डीमर्जर ऑफ द अंडरटेकिंग, बिल्कुल है। तो ये तीनों कंडीशन मैंने आपको इस इंस्टांस से बता दी। डी से क्या हो गया? ये डीमर्ज कंपनी, ये रिजल्टिंग कंपनी। इस कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने कंटिन्यू कर दिया कि हम ए कंपनी या बी कंपनी या सी कंपनी के शेयर होल्डर बने रहेंगे। इसलिए ए कंपनी ने पुराने शेयर होल्डर को अपनी नई कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए, और जब वो शेयर्स इशू किए तो दैट इज नॉट टू बी ट्रीटेड हियर एज ए ट्रांसफर। और ये 3 कंडीशंस हमने आपको बता दी। अब उसके बाद है ट्रांसफर कैन बी मेड बाय एनी पर्सन टू एनी पर्सन। लो जी, अब यहां कुछ नहीं था, एनी पर्सन टू एनी पर्सन। इट मीन सेक्शन 47 सबसेक्शन 3। मैंने जानबूझ करके इसको 3 को यहां ले आया क्योंकि एनी पर्सन टू एनी पर्सन था, ये एक जैसे थे।
ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट अंडर ए गिफ्ट, या तो गिफ्ट दे या वसीयत दे या इररेवोकेबल ट्रस्ट हो। लेकिन ध्यान रखना ये जो क्लॉज है इट इज नॉट एप्लीकेबल इफ एसेट बीइंग शेयर्स, डिवेंचर और वारंट्स। अगर आप गिफ्ट के रूप में शेयर्स देंगे, ध्यान रखना जरा, अगर गिफ्ट के रूप में डिवेंचर्स दे रहे हैं, अगर गिफ्ट के रूप में शेयर वारंट्स दे रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसको? टू द एम्प्लॉइज अंडर एम्प्लॉइज स्कीम, ऑप्शन, प्लान और स्कीम। आप समझते हैं ईएसओपी क्या होता है? बिल्कुल सर, ये जो कंपनी है, कंपनी क्या करती है, कई बार एम्प्लॉइज को, ये मान लो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज को ईएसओपी स्कीम के, जिसको आप बोलते थे स्वीट इक्विटी शेयर्स, कंपनी चाहती है कि मैं अपने एम्प्लॉइज को खुश करने के लिए, मान लो कि 100 शेयर जो मार्केट में 100 शेयर्स है या दूसरों के लिए 100 में है, वो कहती है कि चलो आपको एम्प्लॉय स्कीम, ऑप्शन स्कीम के ऊपर हम आपको 100 का शेयर 70 रुपए में दे रहे हैं, आप इसको लेना चाहेंगे? नेचुरली कौन नहीं लेगा? तो 100 का 70 में मिल रहा है तो स्वीट तो होगा, तो इसी को बोलते हैं हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अगर आप इस प्रीमियम स्टॉक ऑप्शन, ये कई बार बोलते हैं कि हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, आपको शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है जी बात। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपको गिफ्ट या विल के अंदर जो क्या दिए जा रहे हैं, शेयर, डिवेंचर और वारंट्स दे रहे हैं। न्यूमेरिकल में ये तंग करेगा आपको, और वो भी किसको दिए जा रहे हैं? एम्प्लॉइज को, और वो भी किसके अंदर दिए जा रहे हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्कीम के अंदर। हेंस इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ सच सिक्योरिटीज बाय एम्प्लॉइज अंडर गिफ्ट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर, उनके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है जी बात। तो इसलिए एनी पर्सन टू एनी पर्सन, लेकिन ये वाला जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अब मैं थोड़ी सी बात आपके जो 8th है वो मैं सेक्शन 46 की कर रहा हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ रखी है। ट्रांसफर शुड बी मेड बाय ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। कैसे? पहली कंडीशन क्या है? कैपिटल एसेट ऑफ ए कंपनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर ऑन इट्स लिक्विडेशन। जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में लिक्विडेट नहीं होती थी लेकिन अमलगामेशन में होती थी, तो और आप वहां क्या करते थे, शेयर होल्डर में जितने भी कैपिटल एसेट्स है वो शेयर होल्डर में बांट देते थे। लिक्विडेटर की याद आ रही होगी अगर आपको, ऑफिशियल असाइनी जिसको बोला था हमने, लिक्विडेटर जब बोला था। तो ये जो कैपिटल एसेट्स जो है वो शेयर होल्डर्स के बटाए में ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी जब बांटी जाती है तो इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। ये इसलिए मैंने अलग से लिखी क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल में आपको परेशान करेगी, इसलिए ध्यान रखना जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो उस केस में शेयर होल्डर के बीच में जब ये बांटे जाते हैं कैपिटल एसेट्स, तो उसको भी हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं मानते। तो इसका मतलब है कि अब हमें ट्रांसफर की भी नॉलेज डिटेल में होगी। कैसे डिटेल में होगी? क्योंकि 2 कंडीशंस थी, हमने तो ये भी पढ़ लिया कि कौन सी कैपिटल एसेट होती है और कौन सी कैपिटल एसेट नहीं होती है। ये इसलिए डिस्कस किया हमने कि कैपिटल एसेट कौन सी नहीं होती क्योंकि ये कुछ एक न्यूमेरिकल में आपको वो परेशान करती रहती है, इसलिए हमने डिस्कस किया। तो ये जो कंडीशंस थी, हमने 2 कंडीशंस निकाली थी कि जी गेन शुड अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द एसेट, but such asset should be a capital asset and transfer should be effected in the previous year। वो जो 3 बातें हमने एक एक्सेप्शन के साथ डिस्कस करी, अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो फिर क्या हो सकता है? तो ये था जी हमारा वो हाउस, ये कैपिटल गेन का रूम है, और ये सेक्शन 45 से सेक्शन 1 जो था ये चार्जिंग सेक्शन था, जो एंट्री अलाउ करता था। उसने कहा था कि ये ट्रांजेक्शन कहती कि मुझे एंटर करने दो, तो उसने कहा था कि पहले आप कंडीशंस फुलफिल करते हो कि नहीं करते हो। तो हमने ट्रांजैक्शन में क्या देखना है? पहले ये देखना है कि क्या वो कैपिटल एसेट है, नंबर 1। दूसरा हमने क्या देखना है, क्या वो ट्रांसफर की डेफिनेशन में आती है कि नहीं आती, और तीसरा आपने देखना है जो ट्रांसफर ईयर है वो कौन से प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है। और अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो आज अगर आप स्कैन करके देखें तो आज को स्कैन करके आपको ये नजर आ रहे हैं कि ये 3 कंडीशन होंगी। अगर ये कहता है भाई तीनों कंडीशन अगर तेरी फुलफिल करती हैं तो चल, तेरी जगह कहां पे है, इस घर में है, इस रूम में है, और इसलिए तेरा टैक्स लगेगा सेक्शन 45 के अंदर एज ए कैपिटल गेन और लॉस। अब बात क्लियर हो गई जी, रूम की बात क्लियर हो गई है, ओके। तो अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो अब तो हमारा काम आसान हो गया। अब तो हम सीधा कहां चलेंगे कि टाइप्स ऑफ द कैपिटल गेन्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है, डिफरेंट स्टेप्स। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर का
वेट करना पड़ेगा।